हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। DN एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत शानदार चल रही होगी और लगातार मेहनत करते रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आज हम राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के बेसिक फैक्ट और बेसिक जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें जो भी विद्यार्थी पेपर की तैयारी करते होंगे, जो वर्तमान का उनका एग्ज़ाम होगा उसमें लगे होंगे, इसको देखें। आइए देखते हैं इसको। यह है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था बोले तो पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी। ऊपर हेडिंग देखे होंगे आप लोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब एक प्रश्न आता है कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था होता क्या है? राज्य व्यवस्था क्या होता है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। राज्य व्यवस्था होता क्या है? तो वैसी व्यवस्था, क्या? वैसी व्यवस्था जिसके तहत राज्य की शासन व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। क्या? व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। वैसी व्यवस्था जिसके तहत राज्य की शासन व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अब राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राज्य व्यवस्था वैसी व्यवस्था जिसके तहत किसी राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है, पॉलिटी कहलाता है। राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो नियमों एवं कानूनों की। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? नियमों एवं कानूनों की। आप देखना यहाँ पर, नियम एवं कानूनों का स्रोत क्या होता है? तो नियम एवं कानूनों का स्रोत होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। नियम एवं कानून का स्रोत क्या होता है? संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान का मतलब क्या हुआ? बराबर कानून। क्लियर? बराबर कानून। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। वैसी व्यवस्था जिसके तहत किसी राज्य की व्यवस्था को या शासन को संचालित किया जाता है सुचारू रूप से या सही ढंग से, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यह नियमों एवं कानूनों का स्रोत जो होता है, उसी के तहत किसी राज्य की व्यवस्था चलाया जाता है और इसका स्रोत जो होता है संविधान होता है। क्लियर? संविधान होता है। अब संविधान के बारे में थोड़ा सा जानें आप। संविधान के बारे में तो हमने बताया कि संविधान में नियम एवं कानून का स्रोत है और नियम एवं कानून का स्रोत है संविधान। इसी से व्यवस्थाएं चलती है, इसी से किसी देश की राज्य व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। अब आओ इसमें देखते हैं हम कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत सरकार की स्थापना की गई है। सरकार की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है?
सरकार की स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है बच्चों? सरकार की स्थापना की गई है। यह सरकार के जो अंग होते हैं, यह 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ध्यान लगाना इसमें। पहला अंग होता है सरकार का क्या? कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है? विधायिका। तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। इसमें अब देखना है कि कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, विधायिका का क्या कार्य होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। आओ देखते हैं इसको। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून का क्रियान्वयन करना। कानून का क्रियान्वयन करना या कानून को लागू कराना। कानून को लागू कराना। विधायिका का अर्थ होता है कानून बनाना। क्या? कानून बनाना। न्यायपालिका का अर्थ होता है कानून की समीक्षा करना। समझ गए? कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? कानून का क्रियान्वयन करना या कानून को लागू कराना। विधायिका का क्या कार्य होता है? कानून को बनाना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? कानून की समीक्षा करना। अब यहाँ आप ध्यान देना कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। क्लियर? कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विधायिका के अंतर्गत लोकसभा आते हैं और राज्यसभा आते हैं। और जब बात होगी स्टेट की, तो इसके अंतर्गत विधानसभा आते हैं या विधान परिषद आते हैं। विधान परिषद आते हैं। क्लियर? न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा से राज्यसभा कोई भी बिल जब पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। इनका जब सिग्नेचर होगा तो यह एक्ट या अधिनियम बन जाएगा। एक्ट या अधिनियम बन जाएगा। ये संघ स्तर का कानून हो गया। कहाँ का कानून हुआ? संघ स्तर का कानून हुआ। क्लियर? राज्यपाल का कार्य है जब विधानसभा से विधान परिषद जब कोई बिल जाता है, यहाँ भी पास हो जाता है, तो राज्यपाल के समीक्षा के बाद सिग्नेचर जो किया जाता है, उसके बाद यह एक्ट या अधिनियम बन जाता है। यह राज्य के शासन के अंतर्गत
ऐड होता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का भी काम है बनाए गए कानून की समीक्षा करना, हाई कोर्ट का भी काम है बनाए गए कानून की समीक्षा करना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी काम है बनाए गए नियमों की समीक्षा करना। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीन होता है हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट अधीन होता है सुप्रीम कोर्ट के। ये आपका बेसिक राज्य व्यवस्था का रहा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित भारत में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ और संवैधानिक प्रक्रिया कैसे कैसे भारत में आई और संविधान का जो विकास है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पहले ही है इसमें कंपनी का शासन 1773 से 1858। यहाँ ध्यान लगाना थोड़ा सा, कंपनी का शासन 1773 से 1858। इसके बाद आ जाएगा कराउन का शासन, कराउन का शासन, कराउन के शासन के बाद उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। अब थोड़ा सा इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं हम लोग। बैक कहाँ चलते हैं? तब बैक हम लोग चलेंगे लगभग मुगल काल के समय, उससे थोड़ा सा और बैक चलते हैं। बैक चलते हैं हम लोग, यह समय है, यह समय है कब का? तो 1498 AD का। यह समय 1498 AD का है। इस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था और 1498 में आपको पता होगा कि वास्को डी गामा व्यापारिक मार्ग की खोज के, व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए भारत आए। केरल के तट पर पहुंचे। कहाँ? केरल के तट पर पहुंचे। और केरल के तट पर पहुंचे तो इनका स्वागत वहाँ के शासक जमोरिन ने किया। केरल के तट पर पहुंचे, इनका स्वागत जमोरिन ने किया। अभी थे कहाँ के वास्को डी गामा? ये थे स्पेन के। और इनके समय 1492 में, इनके समय से थोड़ा सा पहले पुर्तगाल सॉरी, ये थे पुर्तगाल के। वास्को डी गामा साहब थे पुर्तगाल के। देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुर्तगाल के थे और स्पेन के थे। स्पेन के कौन थे? कोलंबस। ये दोनों जब वर्ल्ड मैप में देखिएगा आप तो ऐसा ही देश है, ये एकदम सामने सामने है। यहाँ है पुर्तगाल, यहाँ है स्पेन। इसके बगल में जब देखिएगा तो ऐसे यूके है। यूके है, छोटा छोटा उसमें देश मिला हुआ है। इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। तो 1492 ईस्वी में यह कोलंबस साहब अमेरिका के व्यापारिक मार्ग की खोज किए। अमेरिका के व्यापारिक मार्ग की खोज किए। अब प्रश्न उठता है कि यूरोप में यह दो देश ऐसे व्यापारिक मार्ग की खोज कर चुके थे जहां से इनकी प्रगति बहुत आगे जा रही थी। और इसी के आसपास यूरोपीय एक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन या इंग्लैंड। अब आइए, इंग्लैंड पहली बार व्यापारिक कंपनी
की स्थापना किया, पहली बार एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया, यह स्थापना कब और क्यों किया और कैसे किया? क्लियर? कब और क्यों किया और कैसे किया। अब देखो 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में साझेदार कितने थे? 217 पार्टनरशिप थे, शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। अब प्रश्न आता है, ईस्ट मतलब पूर्व, इंडिया मतलब भारत, कंपनी, इसी नाम से एक कंपनी बनती है और इसमें 217 साझेदार थे। और इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया जाए, वैसे देशों के साथ व्यापार किया जाए जहां पुर्तगीज और स्पेनिश व्यापार किए और बहुत अधिक विकास किए, और बहुत अधिक विकास किए। तो 1600 में इस कंपनी का स्थापना होता है। उस समय भारत में मुगल सत्ता चरम पर था। और 1600 में शासक कौन थे? तो 1600 में अकबर महान शासक थे। अकबर महान का जो समय काल था 1556 से 1605 तक था। अब यह कंपनी आई, 1600 में स्थापित हो गई। 1600 में स्थापित होने के बाद यह कंपनी भारत आने के लिए प्रोग्राम बनाई। अब भारत जब आई तो उस समय अकबर का शासन था। इन्होंने व्यापार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, जस्ट लाइक के भारत का मैप। और 1608 में, खूब ध्यान से देखना इसको, 1608 में पहली बार अस्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी कोठी स्थापित की गई सूरत में। अब यहाँ जो 1608 के बात है, मुगल राजा, तो मुगल राजा जो थे 1608 में, 1605 के अपेक्षा 1608 में बदल चुके थे। यहाँ जहांगीर थे। उस समय कौन थे? जब कंपनी की स्थापना हुई तब अकबर थे। जब पहली बार अस्थायी रूप से सूरत में स्थापना की जाती है फैक्ट्री की, अस्थायी रूप से, राजा को पता नहीं था, तो 1608 में जहांगीर थे। फिर तत्पश्चात जहांगीर का जब आदेश हुआ, देखना ध्यान से, जहांगीर का आदेश हुआ कि आप यहाँ कंपनी स्थापित न करें। क्लियर? न करें। उसके बाद से तुरंत इन्होंने मसूलीपट्टनम, एक स्थान था आंध्र प्रदेश का, अभी भी है, मसूलीपट्टनम में 1611 में फिर से इस कंपनी की स्थापना कर दी और अस्थायी रूप से, आधिकारिक रूप से स्थापित कर दी। फिर यहाँ भी आदेश हुआ कि नहीं, यहाँ भी स्थापना नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात 1613 में पहली बार अस्थायी रूप से कंपनी की स्थापना का आदेश मिला जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब जहांगीर के शासनकाल से शुरुआत हुआ इस कंपनी की स्थापित करना भारत में, और धीरे धीरे गतिविधि इतनी मजबूत हो गई कि आने वाले दिनों में 1628 में जहांगीर साहब चले गए। जहांगीर मुगल बादशाह, जब इनकी डेथ हो गई 1628 में, तब शाहजहां आए। कौन आए? शाहजहां आए। शाहजहां भी चले गए जब 1662 में, हालांकि सत्ता से दखल तो 1659 में हो गए। तब औरंगजेब आए। औरंगजेब जब 1707 में चले गए, तो
तो यह कंपनी एक्टिव हुई। यह कंपनी एक्टिव हुई और 1757 का युद्ध पलासी का जीती, 1764 का बक्सर का युद्ध जीती। उसके बाद से 1765 में 2 इलाहाबाद की संधियां हुई, उसमें भी अंग्रेजों का दबदबा रहा, कब्जा रहा और धीरे धीरे मुगल शासक का पतन प्रारंभ होते गया। तो एक तरफ मुगल शासक का पतन प्रारंभ हुआ और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान की शुरुआत हो गई। अब यहां हुआ यह था कि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भारत में अपना बिसात बिछा चुकी थी। हर जगह इसका कब्जा धीरे धीरे हो रहा था। एक और दौर चल रहा है इस समय। पढ़ना हमको पॉलिटी है, पढ़ रहे हैं क्या? आधुनिक भारत। आना है कहाँ? राज्य व्यवस्था पर। तो राज्य व्यवस्था की ये भूमिका है, पृष्ठभूमि है। अब 1773 में इसी कंपनी को संचालित करने के लिए पहला अधिनियम पारित किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1777 अधिनियम कहा जाता है। रेगुलेट मतलब होता है चलाना, यानी कंपनी को चलाने के लिए या कंपनी पर विधायी नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला अधिनियम ब्रिटेन के संसद ने पास किया, उसी को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम। अब पहला प्रश्न यह होता है कि इस अधिनियम को पास क्यों किया गया? तो उस समय इस कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत था। उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस अधिनियम को पास किया गया ब्रिटेन की संसद में और भारत लाया गया। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, फीचर्स है, इसको देखते हैं हम। कर कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला कदम था, यानी कंपनी के सभी मामलों को विधायी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जब अधिनियम लाया गया तो पहला कदम था कि इसको विनियमित या नियंत्रित किया जाए। दूसरा था बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और 4 सदस्यों को परिषद के रूप में नामित किया गया। एक और भारी टेंशन आ गया अब कि बंगाल के गवर्नर क्या होता है और बंगाल के गवर्नर जनरल क्या होता है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ, जैसे बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछेगा, बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के गवर्नर जनरल पूछेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे पहले वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस पहले हो जाएंगे। ये कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जो पद था उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या बोला गया? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। इसमें एक तथ्य जोड़ना, इसका पीरियड था 1774 से 1785। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। कब की गई? 1774 में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रश्न ये भी पूछता है कि वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे सर? एलिजा एम्पे। कौन थे सर? एलिजा एम्पे। उसके बाद से प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। और एक और तथ्य जानो इसके बारे में कि इसी अधिनियम के अंतर्गत 1772 में ही एक और पद का सृजन किया गया, जिसका नाम दिया गया कलेक्टर। इसका सृजनकर्ता कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे। क्लियर हो गया होगा? और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। थोड़ा सा एक नोट कर लेना है आप, इसके पहले वाला जो अधिनियम था उसी के तहत
अगर पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, गवर्नर कौन थे, क्या जवाब दीजिएगा आप? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक रहे भाई? तो 1757 से 60 और उसके बाद 1765 से 1767। अब एक और प्रश्न पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो इसमें हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। क्लियर? वारेन हेस्टिंगस। तो 1772 से 1774 ये 2 साल गवर्नर ऑफ बंगाल रहा। उसके बाद 2 साल के बाद यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा। अब पूछेगा कि बंगाल के प्रथम अंतिम एक मिनट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखो यहां बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका भी आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस। अब समय की जब बात होगी तो 1774 से लेकर 1785 तक। क्लियर? अब प्रश्न पूछता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके लिए हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंक। लॉर्ड विलियम बेटिंक। अब देखो इसमें यह थे 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 से लेकर 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। अब प्रश्न आएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंक। लॉर्ड विलियम बेटिंक 1833 1835। अब पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कहा जाता है कि 1856 से लेकर 1858 तक, 1856 से लेकर 1858 तक यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। लेकिन 1858 से लेकर 1862 तक यह वायसराय के रूप में कार्य किए। वायसराय के रूप में कार्य किया। 1858 के जब अधिनियम आएगा उसके पहले एक बहुत बड़ा क्रांति भारत में हो जाएगी। 1857 की क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव आएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। आओ उसको देखेंगे नेक्स्ट करके। अब इसमें क्या था? इसमें था कि कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना की गई। नियंत्रक बोर्ड राजनीतिक मामले के लिए, नियंत्रक बोर्ड में सदस्यों की संख्या 6 थी। निदेशक न्यायालय या निदेशक मंडल
वाणिज्यिक मामले के लिए, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ये कब किया गया? 1784 में। आप बताना 1784 का स्थिति अंग्रेजों का तो काफ़ी मजबूत था, काफ़ी मजबूत थे अंग्रेज। नेक्स्ट आओ देखते हैं अगला अधिनियम क्या है और उसकी विशेषता क्या है। अगला है कंपनी शासन। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस समय है 1793 का। 1793 में बहुत मजबूत हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यवस्था, और यहाँ आते आते लगभग भारत के सभी रियासतों पर अंग्रेज़ों का कब्जा शुरू हो गया था, लगभग हो ही गया था। उसके बाद से धीरे धीरे अब दिल्ली के तरफ अंग्रेज आ रहे थे, और शाह आलम द्वितीय जो इस समय का शासक होंगे, शाह आलम द्वितीय, इनकी भी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। अंत में अंग्रेज 1803 में जनरल लेक की अध्यक्षता में दिल्ली पर भी कब्जा कर लेंगे। क्लियर? एक और चीज किया गया था इसमें, लिख लो कि नियंत्रक बोर्ड एवं निदेशक बोर्ड के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ता भारतीय राजकोष पर भारित किया गया। भारतीय राजकोष पर भारित किया गया। एक तो अपने भारत की स्थिति कमजोर थी, उस पर इन अधिकारियों का वेतन और भत्ता भारतीय राजकोष पर भारित किया गया है, अब यहाँ से देना पड़ेगा। यही 1793 का चार्टर एक्ट का विशेषता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट। एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न यहाँ से पूछता है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछता है। इसमें कह दिया गया है कि इसकी जो विशेषताएं है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी चीन के साथ व्यापार किया जाएगा या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया जाएगा, केवल चाय के व्यापार किया जाएगा, बाकी सभी व्यापारिक अधिकार एकाधिकार इसका समाप्त कर दिया गया। समय कब का है? यह 1813 के। धीरे धीरे स्थितियां बहुत मजबूत हो रही थी अंग्रेजों का। उसके बाद से है कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपया निवेश करने का आदेश प्राप्त हुआ कि भारतीयों को शिक्षा बढ़ाना है। अच्छा एक बार बताओ, आप ही बताना, अंग्रेज हमारी शिक्षा पर खर्चा करेंगे तो क्या हमें संस्कृत, वेद, पुराण और महाभारत, गीता, कुरान पढ़ने देंगे? नहीं देंगे। ये अंग्रेजी शिक्षा पर, किस शिक्षा पर? अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा जब ग्रहण करेंगे पूरे भारतीय, तो मन से भले वह भारत के हो, लेकिन पूरा शब्द उनका अंग्रेजी है। केवल चमड़ा से वह भारतीय होंगे, बाकी दिमाग से वह इंग्लैंड के होंगे। क्लियर? उसके बाद से ईसाई मिशनरियों को यह अनुमति दी गई कि भारत में धर्म प्रचार प्रसार करें। यह था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आओ देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर, अभी बताया था हम, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का बात है। 1833 में स्थितियाँ बहुत मजबूत अंग्रेजों को हो चुकी थी। हमारे यहाँ इसका विरोध करने के लिए कोई बचा नहीं था।
भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये लॉर्ड मैकाले थे। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया इसी समय, कब? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत। एक और बात कही गई थी इस समय, सती प्रथा का अंत किया गया। यह किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम वेटिंग एवं राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके तहत पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजन करने का अधिकार प्राप्त हुआ और सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। यह प्रणाली कहाँ शुरू की गई? आईसीएस के रूप में ब्रिटेन में शुरू की गई। ब्रिटेन में शुरू की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। भारतीय सिविल सेवा में की गई, वही इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा की गई। और पहली बार भारतीय कौन थे जो आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत आए? उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1862 में उत्तीर्ण हुए, 63 रह के 64 में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत लौट आए। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है एक ही बार भारत अधिनियम 1858। अब देखो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्राउन रूल शुरू होता है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, यहाँ भी देख लेना, ये पृष्ठभूमि है। इसका जो पृष्ठभूमि क्या है, अब यहाँ से शुरू होता है क्राउन का शासन। क्राउन का शासन कब से कब तक रहेगा? 1858 से लेकर 1947 तक। अब देखो, ब्रिटिश क्राउन को शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि एक बहुत बड़ी क्रांति इसके पहले हो चुकी थी जिसका नाम था 1857 क्रांति। पूरा अंग्रेज हिल गया था। केवल उस समय अगर नेतृत्वकर्ता मजबूत मिल जाता तो उसी समय हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन नेतृत्वकर्ता मजबूत मिला नहीं और कुछ हमारे ही लोग जाके इनसे मिल गए अंग्रेजों से। तब इसमें हम असफल रहे। खैर कोई बात नहीं। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में बदल गया और लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय के रूप में नियुक्ति किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। राज सचिव नामक एक नया पद बनाया गया। जो राज सचिव का कार्य करेगा उसी को बाद में भारत सचिव कहा गया। बाद में भारत सचिव कहा गया। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ये उस समय की बात है जैसे मंत्रालय का गठन होता है ना, उसी में एक पार्टिकुलर मंत्री को भारत सचिव बनाया जाएगा जो समझिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। भारत के राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। एक और काम किया गया इसके द्वारा, कंपनी के जो पूर्ण अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण अधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट आओ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम एक ही बार 1909। इसके पहले दो अधिनियम है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे 1858 देखे थे हम लोग, जस्ट उसके बाद 1861 देख लेंगे। ये 1861 क्या था? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। गठन किया गया और क्या किया गया?
अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई, वायसराय को दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि भारत के विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत के विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है जी? वह व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। आओ इसके बारे में देखते हैं अब। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय थे। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, यानी कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशियों का चयन कर सकेंगे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है, आज भी जाना जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी गई। पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें पहला व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले यह पहले भारतीय थे। ये रहा 1909। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये देख लेना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। या माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। माउंटेंगू इसमें सचिव थे, चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। अब देखो इसमें प्रांतीय द्वैत शासन या दोहरी शासन योजना शुरू की गई। प्रांतीय द्वैत शासन या दोहरी शासन योजना शुरू की गई। विस्तारित पृथक निर्वाचन माने सिखों के लिए, भारतीयों, ईसाइयों और एंग्लो यूरोपियन लोगों और यूरोपीय लोगों के लिए बनाया गया। विस्तारित पृथक निर्वाचक बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इसी अधिनियम के द्वारा। अब भारतीय महिला मतदाताओं का अधिकार पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया। एक और इस अधिनियम के द्वारा बात हुआ था कि इसी अधिनियम के समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में हुआ। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में हुआ। आया कब था? 3 फरवरी 1928 को। इसमें 7 सदस्य थे और 7 ही सदस्य सभी के सभी अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो यह इसी के समीक्षा के लिए 1927 में बना, 1928 में आया। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। ये पृष्ठभूमि देख लेना आप। इसमें देखो अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण जो कभी अस्तित्व में नहीं आया, उसकी स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतों की आज़ादी लागू की गई। केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में द्विसदनीय शासन की शुरुआत की गई। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें और महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया। उसके बाद क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उस समय मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, जो कि 1926 में ही आया था। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है।
अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। ये कहानी कब की है? 3 जून 1947 की। और इसे लागू करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया, यानी हमें आज़ादी मिल गई। भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा की भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई, यानी कि 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन शुरू हो गया। अब आओ, स्वतंत्रता के बाद पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें इंपॉर्टेंट है सदस्य और विभाग। जवाहरलाल नेहरू कौन से विभाग संभाल रहे थे? प्रधानमंत्री, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध। वैज्ञानिक अनुसंधान, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सा पद संभाल रहे थे? गृह, सूचना और प्रसारण या राज्य मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार वालों देखना इसे, बिहार के एग्जाम में पूछेगा, बिहार के लिए भी आई है। जब सरकार के अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग प्राप्त हुआ था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। आर.के. षणमुखम सेठी वित्त मंत्री थे। बी.आर. अम्बेडकर कानून मंत्री थे। क्लियर? कानून मंत्री थे। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर कौन सी मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। ये सब वर्तमान में भी देख लेना कि वर्तमान में कौन कौन से मंत्री पर है। ये केवल उसी को ध्यान में मत रखना कि अंतरिम सरकार वाला देख लिए हो गया। ये प्रेजेंट का भी आपको डिनोट करता है कि आप मंत्रालय कंठस्थ करके रखें। C.H. भाभा क्या थे? व्यापार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई क्या थे? संचार मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन क्या थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। B.N. गाडगिल क्या थे? कार्य, खनन और शक्ति मंत्री थे। ये रहा है आपका पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का एक बहुत शानदार सा सेशन। इसको देखिए, नोट्स बनाइए, अपने ऑन राइटिंग, हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ। और परीक्षा ओरिएंटेड सारा प्रश्न है, परीक्षा ओरिएंटेड सब कुछ इसमें बताया गया है। और इसे देखो, पढ़ो। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।